है ये पार्ट गेट बी का जो मॉक एग्ज़ाम है उसको लेकर के है। तो सबसे पहले तो देख के मुझे बताओ कि स्क्रीन इज शेयर्ड और नॉट। शेयर्ड सर। बढ़िया। तो ये पार्ट हम लोग जो मॉक एग्ज़ाम का लिंक दिया हुआ है गेट बी की वेबसाइट पर, हम लोग उसके क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और यहाँ पर एक इशू ये था कि भाई जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन तो नहीं बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर्स जो हैं उन्होंने मैच नहीं कर रखे। और दूसरा ये भी है कि कभी भी किसी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होते तो कभी उसको ये मत बोलो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। माइक बंद कर दीजिए अपना। क्योंकि हमेशा आप किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देख लो तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गेट बी के क्वेश्चंस की बात करूँ तो गेट बी के क्वेश्चंस सॉल्व करके जो हम सीखेंगे ये काम आएगा गेट बी में, ये काम आएगा डीबीटी के जेआरएफ में, ये काम आएगा नेट में, ये काम आएगा गिट में। तो जब भी किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जिसको आप भी तैयार कर रहे हो, तो कभी नाम पे मत जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो और हम लोग नेट के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको ऐसे मत करो कि भाई ये नेट क्वेश्चन हमारे काम नहीं आने वाला। क्वेश्चन से मिली हुई इंफॉर्मेशन पर नहीं लिखा होता कि भाई हमें केवल यहाँ इस्तेमाल करना है, वो इन्फॉर्मेशन हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली लर्निंग करने के लिए क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हमेशा यूजफुल होते हैं। अब ये जो वेबसाइट है इसकी गेट बी की, जहाँ ये मॉक लिंक अवेलेबल था, तो वहाँ दो सेक्शंस हैं। एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 के 60 करने होते हैं। तो जब भी कभी ये जो इस तरह के ऑनलाइन फॉर्मेट्स होते हैं उसमें यहाँ साइड में क्वेश्चन के नंबर दिए होते हैं, जिस पे आप टिक कर दोगे तो आपके पास वो पर्टिकुलर नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आपने वो क्वेश्चन को टिक कर दिया और फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो जो सिंबल है वो ग्रीन रंग का हो जाएगा। तो सिंबल पहचानने आने चाहिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आप कर चुके हो, कौन सा क्वेश्चन ऐसा जो आपने अभी तक देखा भी नहीं है। दूसरा, यहाँ कोने पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा एक आपको सिंबल दिखाई देगा कैलकुलेटर का। तो जब किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जरूरत पड़े तो वहीं पर कैलकुलेटर भी अवेलेबल है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। ये एक एडवांटेज है। सभी एग्जाम्स में कैलकुलेटर नहीं होते लेकिन फिर भी काफ़ी एग्जाम ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेटर अवेलेबल है। तो जहाँ कैलकुलेटर अवेलेबल होता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ देर मस्ट बी समथिंग जो कैलकुलेशन पर डिपेंड होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो ये क्वेश्चन थे इन क्वेश्चन को ये सही आंसर्स को अरेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच था इस मॉक के अंदर। सारे के सारे नहीं, लेकिन सेक्शन ए में लास्ट में आकर के ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। क्वेश्चन किसी और का, ऑप्शन किसी और के। तो हम लोगों ने वो ऑप्शंस को सही जगह पे फिट कर दिया है और फिर उसको अब देख रहे हैं कि क्या क्या उसके आंसर होने चाहिए। ये सेशन ओपन सेशन है तो इसलिए जिस क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन में आपको दिक्कत हो आप उसी टाइम मुझे पूछ सकते हो कि भाई ये वाली बात समझ में नहीं आई। तो बिल्कुल फोकस होकर काम करना है। तो पहले क्वेश्चन है सेक्शन ए के। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ क्लास ऑफ 15, 15 लोगों की क्लास है, द मीन मार्क्स ऑफ अ यूनिट एग्जाम वाज 25। अब मान लीजिए कि मेरे पास 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, और इन 5 लोगों में किसी के नंबर आए हैं 2, किसी के आए हैं 3, किसी के आए हैं 2, किसी के आए हैं 5, किसी के आए हैं 6। तो जब हम मीन की बात करते हैं तो मीन का मतलब है कि जितने भी मार्क्स थे, जैसे कि 2+3+2+5+6 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इसे हम लोग बोलते हैं मीन। अब मीन करने पर मुझे यहाँ दिखाई देगा कि ये 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 8 18, तो ये 18 और टोटल लोग थे 5। तो अगर हम 18 को 5 से डिवाइड कर दें तो 5×3 = 15 एंड 30, यानी कि 5×30। तो एवरेज नंबर जो मीन निकल के आएगा वो है 3.6। तो इस पर्टिकुलर डाटा में जो मैंने दे रखा है मीन बैठेगा मेरा 3.6। लेकिन जो नंबर है बच्चों के 3.6 से कम भी हैं और ज़्यादा भी हैं। जैसे कि 3.6 से कम पहुंच जाओ तो 2 तक भी हैं और हाईएस्ट पहुंचो तो 6 तक भी हैं। तो मीन से जो रिजल्ट है, जो एक्चुअल रिजल्ट है बच्चों का, वो वेरी करता है। अब कितना वेरी कर रहा है, अगर मैं लोअर साइड में जाऊं तो ये वेरी कर रहा है लगभग 1.6 के आसपास।
और अगर मैं अपर साइड में जाऊं तो ये वेरी कर रहा है लगभग 2.4 के आसपास। ये जो 1.6 एंड 2.4 का वेरिएशन है इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। अब यहां उन्होंने कहा कि जो बच्चों का मीन है वो है 25 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 0। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है तो इसका मतलब होता है कि जितना मीन है उतने ही नंबर लोवेस्ट हैं, उतने ही नंबर हाईएस्ट हैं। यानी कि सभी बच्चों के नंबर जितने भी 15 थे, हर एक के नंबर 25, 25, 25, 25 है। स्टैंडर्ड डिविएशन 0 होने की वजह से हमें मालूम पड़ गया कि देयर इज नो वेरिएबिलिटी। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हाफ द क्लास हैड स्कोर्स लेस देन 25 वाली बात गलत हो गई। देयर वाज हाई कोरिलेशन बिटवीन एबिलिटी एंड ग्रेडिंग खत्म हो गया। एवरीवन हैड अ स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 25। ये है इसका आंसर। जब भी हम लोग बायोलॉजी करते हैं तो बायोलॉजी में जेनेटिक्स या फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी या फिर जर्नल भी बात करोगे आप, साइंटिफिक डाटा में भी, तो हमेशा स्टैंडर्ड, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन ये हमें पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली मैथ्स का है और इन एग्जाम्स में जब भी मैथ्स आता है तो वो जनरली कहते तो हैं कि वो 10+2 लेवल का है, लेकिन वो आता है 9वीं 10वीं क्लास का। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, एक पर्सन ने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया वेस्ट डायरेक्शन में, फिर कंटिन्यू वॉकिंग टू 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो जब भी कभी आपको डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले तो अपना एक स्केल तैयार कर लो, डायरेक्शन स्केल। जनरली हम लोग राइट हैंड साइड पर ईस्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। तो उन्होंने कहा कि कोई एक पॉइंट ले लिया हमने और पर्सन कर रहा है 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, तो अपने डायरेक्शन को देख करके इससे एक तरफ ले जाओ 3 किलोमीटर, फिर वॉक कर रहा है 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ और नॉर्थ है ऊपर की तरफ, तो जिस भी पॉइंट पहुंचा वहां से 4 किलोमीटर ऊपर ले जाओ। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आप वापस लौट के इस पॉइंट पर आ रहे हो। तो जैसे ही आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तो आप आराम से बोल सकते हो कि तो पाइथागोरस थ्योरम की बात की जा रही है। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब मेरे पास बेस है 3 का, हाइट है 4 का, स्क्वायर करने पर मेरे पास 16 + 9 आ गया, यानी कि 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और 25 को अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो फिर आंसर आ जाएगा 5। तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट में अवेलेबल था। हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हाइपोटेनस वाली कहानी और जो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ये अक्सर आने वाली चीज़ों में से एक है। इसलिए एक तो डाटा से इसका डायग्राम ड्रॉ करना और साथ में ये इक्वेशन याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन इज 18th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो ऑफ बॉयज। अगेन ये भी मैथ्स का है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दैट रो? तो कह रहे हैं कि मोहन बीच में खड़ा हुआ है कहीं पर और इससे आगे भी लोग हैं और पीछे भी लोग हैं। इसका नंबर 18th है, चाहे तुम आगे से देखना चाहो चाहे पीछे देखना चाहो। तो इसका मतलब ये कि इसके आगे 17 लोग हैं, इसके पीछे 17 लोग हैं, तभी तो उसका 18th नंबर आएगा। और प्लस ये भी है, तो 17 प्लस मोहन प्लस 17 इज इक्वल टू 35। तो टोटल मिलाकर के 35 स्टूडेंट्स हैं जो इस लाइन में खड़े हुए हैं हमारे पास। देन क्वेश्चन नंबर 6, सोल्जर इज रिलेटेड टू आर्मी। अब सोल्जर और आर्मी के बीच में क्या रिलेशन है और उसी के बेस पे हमें पता लगाना है पीपल इज रिलेटेड टू क्या। तो हम जानते हैं कि सोल्जर्स का एक ग्रुप मिलाकर के आर्मी कहलाता है, मतलब आर्मी जो है एक बड़ा क्लस्टर है सोल्जर्स का। तो फिर पीपल का मतलब होता है बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं। तो फिर इसके बड़े ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग? एजुकेशन नहीं बोल सकते, टीचर नहीं बोल सकते, स्टूडेंट तो सिंगल के लिए है, तो ये क्लास है। तो पीपल इज रिलेटेड टू क्लास, जैसे कि सोल्जर आर्मी के लिए। अब ये है वाई व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज में भी कई बार क्वेश्चंस जो आते हैं उनको देख करके 1 या 2 लेवल के रिलेशंस होते हैं। इसको हम लोग बाद में करने वाले हैं आकर के। क्वेश्चन नंबर 8,
सॉरी, इसको भी अभी नहीं करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द पेयर बेस्ट एक्सप्रेसेस द रिलेशन सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन डेज एंड वीक। जैसे हमने पीछे देखा था ना एक सोल्जर और आर्मी वाला, तो सेम ऐसे ही डे और वीक का भी तो रिलेशन है। हम जानते हैं कि डे और वीक, डे पार्ट है वीक का, मतलब छोटी यूनिट है ये डे और ईयर्स और मंथ नापने के लिए। तो इसी के बेस पर अगर आप देखो कि डेज और वीक का रिलेशन जिसमें छोटी यूनिट पहले है और बड़ी यूनिट बाद में है जो उससे बनी होती है फौरन, तो फिर फुट और इंच, फुट में बड़ी यूनिट पहले है, इंच बाद में है। सेकंड और टाइम दोनों कोरिलेट नहीं करते। सेकंड यूनिट ऑफ टाइम है, टाइम यूनिट नहीं होता। टाइम एंड ड्यूरेशन ये भी दो टर्म्स है एक जैसी। एकड़ और हेक्टेयर, हाँ ये जरूर है, एकड़ को जोड़ करके हेक्टेयर बनते हैं। तो एकड़ छोटी यूनिट है, हेक्टेयर बड़ी यूनिट है, तो उसी प्रिंसिपल पर ये वाला फिट हो गया। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाता सेंटीमीटर इज टू मीटर, तो आप वो भी बोल सकते थे इसको। हमें हमेशा इन रिलेशन में देखना होता है कि पहली बात तो जो दो टर्म दी गई हैं इनके बीच में आपस में क्या संबंध है, और फिर ये भी देखना है कि छोटा किस तरफ है और बड़ा किस तरफ है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बायोलॉजी का है। A 300 base pair long B form of plasmid DNA has 20 complete turn. This DNA molecule is। पहली बात ये B फॉर्म का DNA है, और B फॉर्म के DNA में हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए टेबल की, कम से कम A, B, Z इन तीन की प्रॉपर्टीज। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो A फॉर्म है वो ब्रॉड है, काफी चौड़ी है, B फॉर्म मॉडरेट है चौड़ाई में, और Z फॉर्म काफी पतली है। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि रेसिड्यूज पर टन कितने अवेलेबल होते हैं। जैसे कि बी फॉर्म में है 10 रेसिड्यूज पर टन, यानी कि 10 स्पेस पेयर को मिलाकर के 1 टन। इसके अलावा जो कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर, कि ए और बी फॉर्म्स में एंटी मिलते हैं, जबकि जेड में एंटी और सिन दोनों तरह के। शुगर पकरिंग को लेकर के सवाल पूछा जाता है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें याद रहनी चाहिए जब हम इस टेबल की बात कर रहे हैं, और ये एक ऐसा टेबल है जिस टेबल में से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो अगर मैं 300 बेस पेयर बी फॉर्म की डीएनए की बात कर रहा हूं, और अगर ये नॉर्मल डीएनए का मॉलिक्यूल होता तो 10 बेस पेयर होने चाहिए थे पर टन। तो फिर तो इसके हिसाब से मेरे पास टोटल मिलने चाहिए थे 30 टन। लेकिन 300 बेस पेयर डीएनए में केवल 20 कंप्लीट टर्न है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये डीएनए जितना कॉम्पैक्टली पैक होना चाहिए था या जितना इसे ट्विस्ट होना चाहिए था उतना ट्विस्ट नहीं है, कम है ये। और जब मॉलिक्यूल अपने नॉर्मल कन्फर्मेशन से कम कोइल्ड होते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग या तो नेगेटिव सुपर कोइल्ड या फिर रिलैक्स्ड। हालांकि रिलैक्स्ड वाले मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग ये भी कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फॉर्म अवेलेबल है। तो इसलिए जब भी इन दोनों में से बेस्ट चूज करना हो ढीले मॉलिक्यूल के लिए तो आप नेगेटिव सुपर कोयल वर्ड इस्तेमाल करना चाहोगे। लेकिन जब हम लोग इन टॉपिक को मास्टर्स के लेवल पर पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि ये इतनी भी सीधी बात नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव सुपर कोयल में भी करते 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 टाइटली पैक्ड डीएनए हो जाता है। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव सुपर कोयल इसको इसलिए पिक किया है क्योंकि ये टुवर्ड स्टैंडर्ड, मतलब 30 टन से 20 टन पर घट रहा है, तो हम इसे कह रहे हैं ढीला होता जा रहा है, कॉइलिंग उल्टी हो रही है नेगेटिव। अदरवाइज नेगेटिव सुपर कॉइल को आप घटाकर 0 कर सकते हो, 0 को घटा के फिर -20 कर सकते हो, फिर इसे घटा करके -50 भी कर सकते हो, ये भी नेगेटिव सुपर कॉइल्स हैं। लेकिन इस केस में 0 से ऊपर जाती है वापस कॉम्पैक्टली पैक होना शुरू हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी सीक्वेंस पैलेंड्रोम है। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो होती हैं जो दोनों डायरेक्शन पर पढ़ो तो सेम मिल जाए आपको। जैसे कि अगर मैं यहां से पढ़ना शुरू करूं इसको तो TTAGC, और यहां से पढ़ना शुरू करूं तब भी ये TTAGC। आपको पढ़ना 5' to 3' है, और आप जानते हो कि डीएनए के जो स्टैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल है। तो जिसे आप पैलेंड्रोम बोल रहे हो, जो सीक्वेंस आपको ऊपर वाले स्टैंड में 5' to 3' दिखा दे रही है, एग्जैक्टली सेम वही सीक्वेंस नीचे वाले स्टैंड में भी 5' to 3' दिखनी चाहिए। तो उसके लिए पहले तो आपको इसको डबल स्टैंड करना पड़ेगा ना सीक्वेंस को।
तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए दिमाग में सॉल्व मत करो, डबल स्टैंड करो। टी जी सी सी टी ए जी सी जी। तो अब अगर मैं यहां से और यहां से पढ़ना शुरू करूं तो यहां पहला ए है, यहां पे पहला जी है, ये तो नहीं है। देन इसको देखते हैं हम लोग, टी ए सी जी जी सी, सेम वही गड़बड़ मुझे यहां भी दिखाई दे रही है, पहले सेम नहीं मिल रहे मुझे। अब इसको देखते हैं, जी जी टी ए। तो अगर मैं इधर से पढ़ूं तो ये सी सी स्टार्ट हो रहा है, इधर से पढ़ूं तो ये ए स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं है। फिर लास्ट आपके पास टी सी सी जी जी ए, इसे पढ़ता हूं तो देखो ए जी जी सी सी टी, इधर से पढ़ूंगा तो ए जी जी सी सी टी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 था आपका, जो एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलेंड्रोम सीक्वेंस को पहचानना जरूरी है। आगे चल करके आप कभी ऐसा भी क्वेश्चन देख सकते हो जिसमें ये पूछा जाए कि क्या ये टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन साइट है। टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो साइट्स होती हैं वो भी पैलेंड्रोम होती हैं, और अगर उनमें तुम बीच में से कट मार दो तो एग्जैक्टली जो आपको यहां दिखाई दे रहा है वही आपको यहां दिखाई देगा, मतलब वे टू वे सिमेट्री भी दिखाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12। एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपके पास मैसेंजर आरएनए की 5 प्राइम सीक्वेंस दे रखी है। एज्यूम कीजिए कि राइबोसोम इसे ट्रांसलेट कर सकता है मैसेंजर आरएनए को, तो कितने अमीनो एसिड लंबा आप पेप्टाइड एक्सपेक्ट करोगे। तो आप हमेशा याद करो कि जब कभी ऐसे ही सीक्वेंस को पढ़ा जाएगा आरएनए को तो सबसे पहला स्टार्ट कोडन चाहिए होता है, और स्टार्ट कोडन के रूप में आप जानते हो AUG। जब आप कभी भी इस तरह के टेबल देखते हो जिसे आप जेनेटिक कोड बोलते हो, उसमें टी या यू का फर्क आप कभी मायने मत रखना, क्योंकि अगर बनाने वाले ने डीएनए की सेंस से बनाया है तो वो टी इस्तेमाल करेगा, और अगर ये आरएनए की सेंस से बनाया है तो वो यू इस्तेमाल करेगा, बात सेम है। तो ATG कहूं या AUG कहूं एक ही बात है। तो अब चेक करो आपके आरएनए में AUG कहाँ है। तो सबसे पहले AUG यहां पर है, इसे पढ़ के मैथ्योनिन, फिर ACC भी अमीनो एसिड कोड करता है, CAU 2 3 4 5 6 UAG। अब UAG को याद रखो, TAG बोलूं या UAG, दोनों चीज सेम है। UAA UAG और UGA, ये 3 स्टॉप कोडन है। तो जैसे स्टॉप कोडन हो जाएगा इसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं आता, इसलिए आपके पास जो पेप्टाइड मिलेगी उसमें केवल 6 अमीनो एसिड जुड़े हुए मिलेंगे। आंसर है 6। देन इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। ये मैथ्स का है और प्रेजेंस ऑफ माइंड का, इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है क्योंकि हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट की लंबाई है 5.1 किलोमीटर। एक फार्मूला 1 ड्राइवर ने 61.5 राउंड्स किए और फिर उसने अपनी रेस स्टॉप कर ली। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्ट लाइट। अब स्टार्ट लाइट से जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, नोटिस कीजिए कि अगर मैं कहूं कि बुद्धा सर्किट एक इस तरह का सर्किट है कि ये आमतौर पे जब भी कभी रेसिंग ट्रैक्स पाओगे तो ये गोल होते हैं, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आकर के ख़त्म करना है। अगर इन्होंने कहा होता कि ये 62 राउंड किए हैं पूरे, तब तो हम कहते हैं कि उसने पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, और पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्योंकि अगर पॉइंट ए से कोई पॉइंट सी तक गया या फिर पॉइंट डी तक गया फिर आगे पॉइंट बी तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस अवेलेबल है। जैसे कि ए और बी के बीच में डायरेक्ट जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, कितना अपनी पोजीशन से हिला, और जो उसने रास्ता कवर किया इसको मैं डिस्टेंस कहूंगा। अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे होते तो डिस्टेंस में हमें 5.1 को मल्टीप्लाई करना होता 61.5 के साथ, क्योंकि एक लैब जो है वो 5.1 किलोमीटर का, तब हम डिस्टेंस नापते।
लेकिन उन्होंने कहा कि उसने आधा रास्ता तय किया है केवल, 61 राउंड कंप्लीट और आधा राउंड और। तो फिर सही मायने में उसका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए कायदे में हमें और डाटा मिलना चाहिए था, जैसे कि बीच में कितना डिस्टेंस अवेलेबल है। लेकिन फिर आप जब अगर कई कुछ और, जैसे कि डायरेक्शन क्या है या फिर उसका जो लूप है, लूप किस तरह का, अगर ये सब नहीं दिया हुआ है तो आप जनरली आधे के लिए इसका आधा मान के चलते हो, और इसका आधा है 2.55, तो इसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो 2.55 है केवल। यहां तक कोई सवाल जो आप पूछना चाहो? सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, ऐसे के ऊपर जा रहे हैं? माइक ऑन करके बोलो। सर ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17। In which one of the following situation the entropy may be maximum? एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। इससे हम लोग जनरली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ में डील करते हैं। अ क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट द टीचर बीइंग प्रेजेंट, जब क्लास में बच्चे ना हो तब। अ क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट्स जब टीचर अवेलेबल है। अ क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग एन एनुअल एग्जामिनेशन मॉनिटर्ड बाय द वीडियो कैमरा, और एन एम्प्टी क्लास। अपने माइक ऑन करके बताइए मुझे कि आपको इन चार कंडीशंस में डिसऑर्डरनेस मैक्सिमम कहां देखने को मिलेगी। जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है यार। माइक ऑन करो और रिस्पॉन्ड करो। सभी से सवाल है, किसी एक से नहीं है। अगर इंटरेक्ट नहीं कर सकते तो सेशन छोड़ के भाग जाओ। क्वेश्चन ये है कि एंट्रोपी सबसे ज्यादा कब होगी, डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा कब होगा? जब फर्स्ट वन में से जब क्लास के अंदर स्टूडेंट हैं, टीचर नहीं है, स्टूडेंट टीचर दोनों हैं, या फिर एनुअल एग्जाम चल रहा है वीडियो कैमरा के साथ, या फिर क्लासरूम खाली है। नहीं है। स्क्रीन शेयर है या ओके नहीं? सर। यस सर हाँ सर, शेयर में। ओके, तो नो डाउट कि भाई हम लोग जानते हैं कि जब टीचर खड़ा होता है तो बात अलग होती है, और जब टीचर नहीं होता तो सब लोग उत्पात मचाते हैं। और जिसे हम लोग डेल्टा एस कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, इसे हम लोग एंट्रोपी बुलाते हैं। अगर कुछ चीज़ें कभी आपको डिसऑर्डर दिखाई दे रहे हैं तो आप कहोगे कि इसका जो एस है ये बड़ा है। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होना शुरू होती हैं तो एस घटना शुरू होता है, ऑर्गेनाइज हो गई तो और एस घट गया, ऑर्गेनाइज हो गई तो एस घट गया। अगर मैं कहूँ कि ये है एस इनिशियल और ये है एस फाइनल, तो हम लोग देखते हैं कि डिसऑर्डरनेस इनिशियल की ज़्यादा थी एज कंपेयर टू फाइनल के। बायोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि एंट्रोपी सेकेंड लॉ के द्वारा डिफाइन होती है थर्मोडायनेमिक्स में, और फर्स्ट लॉ के द्वारा डिफाइन होता है एंथैल्पी। और इन दोनों की हेल्प से हम लोग डेल्टा जी कैलकुलेट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, जो मैं बताता कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होने वाली है। तो इसलिए ये एक फाउंडेशन में काउंट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर तो ले लें हम लोग। तो आंसर था इसका आ क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट विदाउट द टीचर बीइंग प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, द टू मोस्ट कॉमन प्रोसेस दैट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल फंक्शनल प्रोटीन फ्रॉम सेम डीएनए सीक्वेंसेस आर। अगर हम लोग एक ही डीएनए की सीक्वेंस से बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने की बात करें, तो जब हम लोग पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आते हैं तो शुरुआत में लगता है कि ये तो होने का नहीं ना। हमने तो ये सुन रखा है कि एक जीन से एक प्रोटीन बनता है,
लेकिन रियल लाइफ में हम लोगों ने देखा है कि असल में एक जीन से मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोटीन बन सकते हैं, और ये मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए काफ़ी सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। इसमें अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, जैसे कि एक ही आरएनए है और उसमें ये ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, येलो एंड पर्पल, ये एक्सॉन्स हैं। अब ये सारे के सारे एक्सॉन जुड़ जाएं तो इससे बनने वाले आरएनए से एक अलग तरह का प्रोटीन बनेगा। लेकिन अगर कोई आरएनए मतलब कोई एक्सॉन स्किप कर जाए तो किसी और तरह का, इसे अल्टरनेट स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के द्वारा हमने देखा है कि एक ही आरएनए से 10 तरह के या फिर 15 तरह के डिफरेंट प्रोटीन बन सकते हैं, जो कि टिश्यू स्पेसिफिक मैनर में बनते हैं। इसके अलावा आरएनए एडिटिंग और बहुत सारे तरह के मेथड होते हैं जिससे एक ही जीन से मल्टीपल टाइप के प्रोटीन पॉसिबल है। प्रोटीन फोल्डिंग, अगर मैं कहूं कि एक प्रोटीन इस तरीके से फोल्ड है तो ये कुछ और हो जाएगा, ये प्रोटीन इस तरीके से फोल्ड है तो कुछ और हो जाएगा। नो डाउट डिफरेंट फोल्ड करने पर प्रोटीन की शेप भी डिफरेंट होती है, बट इन जब भी कभी प्रोटीन फोल्डिंग कर रहा होता है तो उसकी हजारों फोल्डेड फॉर्म में से जो काम करने वाली फॉर्म है वो एक ही होती है। तो इसलिए सबसे कम एनर्जी की जो फॉर्म होगी वही प्रोटीन की फोल्डेड फॉर्म होती है। प्रोटीन की फोल्डेड फॉर्म ये अलग अलग तरह के प्रोटीन पैदा नहीं करती। अगर प्रोटीन वो असली नेटिव फॉर्म में नहीं फोल्ड हुआ, जो जिसमें सबसे कम एनर्जी है, तो फिर दूसरी तरीके से फोल्ड होने पर ये बीमारियां करते हैं, काम नहीं करते। ये मैं इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर प्रोटीन फोल्डिंग की बात भी कर रखी थी। आज हम जानते हैं कि बहुत सारे डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, सिकल सेल अनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, टे शैक डिजीज, अल्जीमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, स्क्रैपिया, ये ज़्यादातर डिजीज में प्रोटीन की मिसफोल्डिंग है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है। मतलब प्रोटीन एक ही तरीके से फोल्ड हो सकता है। हाँ, हमने अल्टरनेट पॉलीएडेनाइलेशन वगैरह भी देखा है प्रॉपरली, एंटीबॉडी के केस में खास तौर से। तो जो इन्होंने कहा था कि एक ही डीएनए के सीक्वेंस से मल्टीपल फंक्शनल प्रोटीन बनना, ये इंपॉर्टेंट था। इसके लिए दो मोस्ट कॉमन प्रोसेस कौन सी होंगी? आरएनए एडिटिंग एंड अल्टरनेट स्प्लाइसिंग सबसे कॉमन होने वाले प्रोसेस में से एक है। डिफरेंशियल प्रोटीन फोल्डिंग या फिर प्रोटीन स्प्लाइसिंग, प्रोटीन स्प्लाइसिंग हो सकता है बट प्रोटीन अलग अलग तरीके से फोल्ड होकर अलग अलग प्रोटीन बनाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर फोल्डिंग वो नहीं है जो होनी चाहिए तो प्रोटीन काम नहीं करेगा। डिफरेंशियल पॉलीएडेनाइलेशन ऑफ द 3' यूटीआर एंड कैपिंग, कैपिंग अलग अलग तरह की होती है लेकिन उससे ट्रांसलेशन फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पॉलीडेनाइलेशन फर्क डालता है। डिफरेंशियल यूजेज ऑफ एनहांसर एंड सप्रेसर, इससे अलग अलग जीन एक्सप्रेस करने की कहानी होती है, एक ही जीन से मल्टीपल प्रोटीन बनने की नहीं। तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? स्टेटमेंट है कि पोटेशियम चैनल अलाउ करेगा पोटेशियम आयन को थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ट्रू स्टेटमेंट है। सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं और ये आयंस को मूव कराते हैं। अगर ये पोटेशियम चैनल है तो ये आमतौर पे केवल पोटेशियम आयन को ही अंदर या बाहर जाना अलाउ करेगा, किसी और को नहीं। पोरिन्स अलाउ क्लोराइड आयंस टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पोरिन्स पहली बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, यूकैरियोट्स पर नहीं होते। बैक्टीरिया में पोरिन्स पाए जाते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कहूं तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनकी आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिन होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये एक आपके पास चैनल है जैसे कि सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, तो पोरिन बहुत बड़ा होता है। पोरिन इतना बड़ा होता है कि वो किसी एक आयन के लिए नहीं होता, उसके थ्रू प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कुछ मूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये फॉल्स है। थर्मोजेनिन, थर्मोजेनिन को हम लोग अनकपलर भी कहते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पिरेटरी चैन में H पॉजिटिव को पास करा देगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स की तरफ और इससे हीट जनरेट होती है। देन गैप जंक्शन, जब कभी दो सेल्स की हम बात कर रहे होते हैं तो इनके बीच में भी कनेक्शन होते हैं कुछ एक, इनमें से एक का नाम गैप जंक्शन है और गैप जंक्शन से इधर की चीजें उधर ट्रेवल कर सकती हैं। तो स्टेटमेंट नंबर ए, बी, सी एंड डी ये ट्रू हैं। केवल सेकंड ऑप्शन था जो गड़बड़ है। जैसे कि ये आपके पास एक सोडियम चैनल का फोटोग्राफ दिखा दिया हमने। चैनल में से एक आयन या पर्टिकुलर एक ही टाइप के आयन निकलते हैं। पोरिन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं।
ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन पर अवेलेबल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर, क्लोरोप्लास्ट में, और ये इतने बड़े हैं कि इनमें से काफ़ी सारे प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट भी ट्रैवल कर सकते हैं, किसी आयन के लिए स्पेसिफिक नहीं होते। थर्मोजेनिन, थर्मोजेनिन अनकपलर श्रेणी में आते हैं। अनकपलर हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से जो प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे हैं वो उनको मूव करा सकते हैं, और इस तरीके से जो ग्रेडियंट F1 पार्टिकल के लिए बनाया गया था वो उसको नहीं मिल पाता, इसलिए इन्हें अनकपलर कहते हैं। थर्मोजेनिन इसका एग्जाम्पल है। और एक ये स्कंक कैबेज नाम की एक पेड़ पाया जाता है बर्फीले इलाकों में, तो जहाँ पर ये पैदा होता है, ज़मीन से बाहर निकलता है, तो उसके आसपास बर्फ़ पिघल जाती है, इतनी हीट पैदा होती है, और ये हीट पैदा हो रही है केवल थर्मोजेनिन की वजह से। सिमिलरली जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बच्चे, उनमें भी जहाँ ये शेडेड पार्ट है यहाँ पर एक ब्राउन फैट पाया जाता है, और ब्राउन फैट के अंदर भी इस तरह के अनकपलर मिलते हैं थर्मोजेनिन, थर्मोजेनेसिस करने के लिए। एडल्ट्स में भी होते हैं। गैप जंक्शंस, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर न्यूट्रिशन के आने जाने के रास्ते। और गैप जंक्शन जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी याद रखना कि गैप जंक्शन प्रोटीन्स के बने होते हैं, और इन प्रोटीन्स को हम लोग कनेक्सोन्स कहते हैं। हालांकि प्लांट सेल के अंदर भी इस तरह के ट्रांसपोर्ट करने की फैसिलिटी है, लेकिन वहाँ प्रोटीन नहीं होते, जस्ट गैप्स हैं सेल वॉल के बीच में। इन गैप्स को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। एनिमल सेल्स में जो गैप जंक्शन काम करते हैं, प्लांट सेल में उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। एनिमल सेल्स में गैप जंक्शंस प्रोटीन्स के बने हुए हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर प्रोटीन्स नहीं होते। अब एक ये भी डायग्राम है सेल सेल इंटरेक्शन में। सेल सेल इंटरेक्शन में जैसे गैप जंक्शंस की बात हमने यहाँ कर ली, तो ऐसे ही आपको टाइट जंक्शंस, एडहेरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम्स और हेमीडेस्मोसोम्स के नाम पता होने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जंक्शन किस तरह के फाइबर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे सेल के अंदर 3 तरह के साइटोस्केलेटल मेंबर पाए जाते हैं: एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो जब कभी किसी सेल के मेम्ब्रेन पर लगे हुए प्रोटीन दूसरी सेल के मेम्ब्रेन से लगे हुए प्रोटीन से चिपके हुए हों, और सेल के अंदर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ बाइंड है, तो इन्हें डेस्मोसोम्स कहते हैं, जब हम 2 सेल्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। लेकिन एक सेल का इंटरमीडिएट फिलामेंट बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जैसे कि बेसल लैमिना है उससे बाइंड है, यानी कि ये सेल सेल इंटरेक्शन नहीं है, तो इसे हेमीडेस्मोसोम कहते हैं। अगर सेल के अंदर पाए जाने वाले एक्टिन फिलामेंट्स बाइंड कर रहे हैं सामने वाली सेल के एक्टिन फिलामेंट से बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, तो इसे एडहेरेंट जंक्शन कहते हैं। और अगर सेम ऐसी कहानी मैं यहाँ दिखा दूँ एक्टिन फिलामेंट्स की, तो उसे हम लोग फोकल एडेशन कहते हैं, जिसमें सेल सेल नहीं, सेल ईसीएम का इंटरेक्शन है। सिमिलरली 2 सेल्स के बीच में टाइटली पैक्ड प्रोटीन, जिससे कि सेल के इस साइड से कोई मॉलिक्यूल बीच में से बाहर ना निकल पाए, तो उन्हें टाइट जंक्शन कहते हैं, जो सीलिंग करने का काम करते हैं परमिबिलिटी बैरियर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि पोरिन्स हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, पोरिन वाली कहानी यहाँ फिट नहीं बैठती। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लाइकोलिसिस पाथवे इन द साइटोसोल इनकरेक्ट। जब मैं सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस पाथवे की बात कर रहा हूं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर आया, पायरुवेट बना, फिर ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट पहुंच करके एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और उससे फिर टी से चलता है, और यहीं पर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन F1 पार्टिकल हैं जो एटीपी बनाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, क्या साइटोसोल में, साइटोसोल का मतलब है इतने हिस्से की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या साइटोसोल में एटीपी बनते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप्स आते हैं जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की वजह से 2 एटीपी जनरेट होंगे। एक तो लास्ट स्टेप जिसमें फॉस्फोरल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है, और एक 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जब 3 PGA बनता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ था। इट मेक्स एसिटाइल कोएंजाइम है। अब देखो यहाँ पायरुवेट तक की कहानी है, एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके बनता है, बाहर नहीं। इट इंटरेक्ट विद पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ग्लूकोज चाहे तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में एंटर कर सकता है यहीं पर, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इट कैन फीड टू ग्लूकोनियोसिस,
पायरुवेट चाहे तो इससे वापस ग्लूकोज बन सकता है, ये भी ठीक है। तो ये सारे काम तो साइटोसोल के हैं, केवल ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने वाली कहानी यहाँ नहीं होती। बायोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन सिंपल माने जाते हैं और इन क्वेश्चंस के लिए जनरली हमारे पास एक नक्शा होना चाहिए कि भाई मॉलिक्यूल कहाँ कैसे बनते हैं। इतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, जैसे अभी हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया, तो इस तरह के डायग्राम बनाने चाहिए हमें, बड़े डायग्राम, जिसमें हम सेल के अंदर होने वाली सारी चीज़ों को दिखा दें। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो करेक्ट आंसर ये था इसका। और अब है क्वेश्चन नंबर 21, ट्रिप ऑपरॉन इज ट्रांसक्राइब्ड व्हेन। तो ट्रिप ऑपरॉन की कहानी ये है कि एक ऑपरेटर सीक्वेंस है, उसके बाद 5 जीन है ई डी सी बी ए। इन 5 जीन से 5 पेप्टाइड बनती हैं और इन 5 पेप्टाइड का काम है कि ये मिलकर के कॉर्सिमिक एसिड को कन्वर्ट कर देंगे ट्रिप्टोफैन में। ये एक ऐसा ऑपरॉन है जिससे बनने वाले एंजाइम अमीनो एसिड बनाते हैं। जब ट्रिप्टोफैन अवेलेबल होता है तो वो जाकर के इनएक्टिव रिप्रेसर से बाइंड करता है और ये आकर के यहाँ इसे ब्लॉक कर देगा। जब ट्रिप्टोफैन अवेलेबल है तो हमें ये ऑपरॉन नहीं चलाना, जब ट्रिप्टोफैन नहीं होता तब ऑपरॉन चलता है। तो ये जो रिप्रेसर ये इनएक्टिव है, जब तक ट्रिप्टोफैन इसे मिलेगा नहीं तब तक ये एक्टिव नहीं होगा, तब तक ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं रोक सकता। इसलिए हम ट्रिप्टोफैन को यहाँ पे को रिप्रेसर भी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन था इसका, क्वेश्चन इसी मैकेनिज्म को लेकर के, हालांकि ट्रिप ऑपरॉन में 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं अलग अलग। ट्रिप ऑपरॉन इज ट्रांसक्राइब्ड व्हेन ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन इन द सेल इज हाई। जब ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन हाई होती है तो ये ऑफ होता है, ऑन नहीं। इन्होंने पूछा हुआ था कि ये ट्रांसक्राइब का मतलब है कि ऑन कब होता है। द ट्रिप रिप्रेसर इज बाउंड टू ट्रिप्टोफैन एंड और सिमिलर शेप्ड मॉलिक्यूल। जब ट्रिप रिप्रेसर बाउंड करेगा ट्रिप्टोफैन के साथ में तब सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन इज बाउंड टू इट्स एपोरिप्रेसर। ट्रिप्टोफैन एपोरिप्रेसर से बाइंड करता है तब भी वो जाकर के ऑफ कर देगा। एपोरिप्रेसर की कहानी भी जान लो कि जब कभी 2 चीजें हैं, सपोज ये इनएक्टिव है, फिलहाल ये इनएक्टिव है, दोनों जुड़ करके ये एक्टिव बन जाती है। मतलब जब कभी असेंबली की जरूरत पड़ती है, तो जब कभी ये आधे अधूरे होते हैं तब उसे हम लोग एपो वर्ड लगा के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। द अप्रोप्रिएट को रिप्रेसर इज एब्सेंट। अब इस केस में को रिप्रेसर है ट्रिप्टोफैन, तो स्टेटमेंट हो गया कि ट्रिप्टोफैन जब एब्सेंट होता है तब ट्रिप ऑपरॉन ऑन होगा। ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि ट्रिप्टोफैन की एब्सेंस में ही इस ऑपरॉन को ऑन होना है। ट्रिप्टोफैन हुआ तो वो रिप्रेसर को एक्टिवेट करके इसे शट डाउन करा देगा। क्वेश्चन नंबर 22 है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स इन। जब कभी किसी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है सेल के अंदर और उस प्रोटीन को बाहर जाना है, तो देखो न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए बाहर आया, प्रोटीन की सिंथेसिस ईआर में शुरू होती है और ईआर में ही ग्लाइकोसाइलेशन शुरू हो जाता है। फिर प्रोटीन यहां पर गोल्जी में जाते हैं, तो एक एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन यहां होता है और ओलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन गोल्जी के अंदर होता है। एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का कुछ पार्ट ऐसा भी है जो ओ में पूरा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो ग्लाइकोसाइलेशन के 2 टाइप हैं, एन एंड ओ लिंक्ड, उनमें से एन लिंक्ड ईआर में, ओ लिंक्ड गोल्जी बॉडी में। तो उन्होंने ऑप्शन में पेरोक्सिसोम दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे गोल्जी तो वैसे भी नहीं है, इसलिए सीधा आंसर है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ध्यान रखना कि ग्लाइकोसाइलेशन आर ऑफ 2 टाइप, ओ लिंक्ड एंड एन लिंक्ड। एन लिंक्ड में प्रोटीन में एस्पाराजीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड किए जाते हैं और ओ लिंक्ड में किसी प्रोटीन में जहां सीरीन या थ्रियोनिन पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगे वहां पर कार्बोहाइड्रेट ऐड होंगे। क्योंकि एस्पाराजीन के नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं इसलिए उसे बोलते हैं एन लिंक्ड। सीरीन थ्रियोनिन में ऑक्सीजन है जिसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड किए जाते हैं इसलिए उसे बोलते हैं ओ लिंक्ड। तो इसका आंसर था आपका ई आर। क्वेश्चन नंबर 23, पीएमएसएफ एक सीरीन प्रोटीएज इनहिबिटर है और ये किसको इनहिबिट करता है? पीएमएसएफ को बोलते हैं फिनाइल मिथाइल सल्फोनिल फ्लोराइड और ये
सीरीन प्रोटीएज को इनहिबिट करेगा। ये जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीएज, ये 3-4 फैमिली के हैं, और एक्टिव साइट पर कौन सा अमीनो एसिड है जो पार्टिसिपेट करेगा उसके बेस पर नाम रखे गए हैं। जैसे कि सीरीन प्रोटीएज वो हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी एक्टिव साइट में सीरीन नाम का अमीनो एसिड है जो उस रिएक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। एग्जाम्पल है इसके काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, थ्रोम्बिन। इसके अलावा एक प्रोटीज होता है सिस्टीन प्रोटीज, जैसे कि पपायन। इसके अलावा मेटेलो प्रोटीज होते हैं जिनमें मेटल्स आयन होते हैं। एक एस्पार्टिक प्रोटीज भी होता है जिसमें एस्पार्टिक एसिड है। तो जनरली जब हम पीएमएसएफ की बात करते हैं तो वो सीरीन प्रोटीज को इनहिबिट करता है, और सीरीन प्रोटीज में जो एग्जाम्पल्स है वो है काइमोट्रिप्सिन का। तो इसका आंसर तो यही मिल गया हमें, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कभी कभी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होते हैं आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होकर के। अब जैसे कि पीएमएसएफ जहां एक तरफ इनहिबिट करता है सीरीन प्रोटीज को, तो ये इनहिबिट करेगा सिस्टीन प्रोटीज में पपायन को भी, और पपायन भी आंसर में दे रखा है। लेकिन मेजरली जो जाना जाता है पीएमएसएफ, ये सीरीन प्रोटीज के इनहिबिटर के रूप में जाना जाता है, इसलिए मेरा प्रेफरेंस में आंसर होगा काइमोट्रिप्सिन। तो प्रोटीएज 4 क्लासेस में है, सीरीन प्रोटीएज, सिस्टीन प्रोटीएज, एस्पार्टाइल और मेटालोप्रोटीएज। कैंसर बायोलॉजी में जब मेटास्टेसिस होता है, जब कैंसर की सेल माइग्रेट करना शुरू करती हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को डिसॉल्व करने के लिए, सेल सेल इंटरेक्शन तोड़ने के लिए मेटालोप्रोटीएज यूज पड़ती है। ये याद रखने वाली बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनके जो नाम रखे गए हैं एंजाइम्स के, कि ये कौन से टाइप का है क्लास, ये इस बेस पर है कि उसकी एक्टिव साइट में कौन सा अमीनो एसिड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जिनमें सिस्टीन लगा हुआ है एक्टिव साइट में जो कैटालिसिस में पार्टिसिपेट करेगा उन्हें बोलेंगे सिस्टीन प्रोटीएज। जिनमें एस्पार्टिक एसिड लगा हुआ है उन्हें आप बोलोगे एस्पार्टाइल प्रोटीएज। जिनमें मेटल लगे हुए हैं, मेटल के आयन, उन्हें बोलोगे आप मेटलोप्रोटीएज। और जिनमें सीरीन लगा होता है उसे आप बोलोगे सीरीन प्रोटीएज। खैर, क्वेश्चन नंबर 24 है इननेट इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय। इननेट इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम 2 तरह का था, एक है इननेट और एक है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में आता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जैसे कि बी सेल्स, टी सेल वाली कहानी, एंटीबॉडी, टीसीआर उसी के अंदर आते हैं। इननेट इम्यूनिटी में आते हैं जिसमें सेल्स किसी माइक्रोब को स्पेसिफिकली नहीं पहचानती, केवल वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेरा खुद का है या नहीं। और इननेट इम्यूनिटी के सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होते हैं जैसे कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स। असल में माइक्रोब के सरफेस पर कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो हमारी सेल में नहीं मिलती। जैसे कि आप जानते हो कि बैक्टीरिया में सेल वॉल मिलती है नेग नेम की, पेप्टाइडोग्लाइकन, हमारी बॉडी में नहीं मिलती सेल्स ऐसी। सिमिलरली बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला पाया जाता है उसमें फ्लैजिलिन नाम का प्रोटीन मिलता है, वो हमारे अंदर नहीं मिलता। हमारे जीनोम में जो सीजी सीक्वेंसेस है डीएनए में, वो मिथाइलेट होती हैं, बैक्टीरिया की नहीं होती। सीजी सीक्वेंसेस मिथाइलेट, बैक्टीरिया मिथाइलेशन एडेनिन का होता है। वायरसेस होते हैं काफ़ी सारे डबल स्ट्रैंड आरएनए के, जो हमारे जीनोम में डबल स्ट्रैंड आरएनए काम नहीं होता। तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज को पहचान करिए, कुछ ऐसे प्रोटीन्स बने हैं जो इन्हें पहचान सकते हैं। उन सारे प्रोटीन्स को हम इकट्ठा करके बोलते हैं PRR, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर। पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर, ये बहुत तरह के हैं। इनमें से एक एग्जाम्पल है टॉल लाइक रिसेप्टर, बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। सेल के सरफेस पर भी हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल लिपिड्स को पहचानने के लिए, और एंडोसोम्स में भी है, माइक्रोबियल डीएनए आरएनए को पहचानने के लिए, और साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं कुछ एक। फिर इसके अलावा एनएलआर, नोड लाइक रिसेप्टर, सीडीएस, आरएलआर और भी कई तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। लैक्टेंस, कुछ एक कंप्लीमेंट्स भी इसी फैमिली के अंदर आते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो टॉल लाइक रिसेप्टर है इन सारे एग्जाम्पल के अंदर। जीपीसीआर एक सिग्नलिंग पाथवे का मेंबर है, सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन पाथवे में इस्तेमाल होता है। इंटीग्रिन से सेल सेल इंटरेक्शन में, और एफजीएफ रिसेप्टर भी सिग्नलिंग पाथवे का रिसेप्टर है जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करता है। एंटीजेंस की बात नहीं थी वो। क्वेश्चन नंबर 25 है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कैरी द ट्रांसजीन इन। भाई ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म उसे कहोगे आप जिसकी बॉडी की हर सेल में ट्रांसजीन अवेलेबल है।
तो केवल सोमेटिक सेल नहीं, केवल गैमेटिक सेल नहीं, उसके गैमेट और सोमेटिक सेल सब में होने चाहिए। यानी कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के बच्चे भी ट्रांसजेनिक ही होंगे और उसकी सारी बॉडी के सेल्स में ट्रांसजेनिक जीन अवेलेबल होगी। जनरली ट्रांसजेनिक डेफिनेशन ये कहती है कि जब मैं किसी एक स्पीशीज की जीन को दूसरे स्पीशीज में डाल दूं तो इसे हम ट्रांसजीन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने ह्यूमन की एक जीन निकाली, उसे एक गोट के एग में न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, जोड़ दिया उसे, और फिर उस एग से एक पूरी की पूरी गोट पैदा कर दी हमने। तो इस गोट की हर सेल में वो जीन अवेलेबल होगी और उस जीन का प्रोडक्ट या तो मिल्क में या उसके मीट में या किसी और तरीके से हम निकाल रहे हैं। हमने बहुत सारे तरह के इस तरह के ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने ट्रांसजेनिक कैटल्स बनाई हैं जिनमें लैक्टोफेरिन और इंटरफेरोन की जीन हमने डाल दी और ये दोनों प्रोटीन उनके दूध में बनते हैं। प्रायोन फ्री काउ रेजिस्टेंसी बनाई है हमने जिनमें प्रायन डिजीज ना हो, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज। सिमिलरली हमने ट्रांसजेनिक शीप भी बनाई है गुड क्वालिटी वूल प्रोडक्शन के लिए। ट्रांसजेनिक गोट्स बनाई हैं जिन गोट्स में टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या फिर एंटीथ्रोम्बिन थर्ड, स्पाइडर सिल्क, इस तरह की जीन्स हमने उसके अंदर इंसर्ट करी हैं जो उसके दूध में मिल जाती हैं। फिर तो ये जीन्स के नाम और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भी याद रहना चाहिए कि भाई किसको हमने किस काम के लिए किया है। सिमिलरली हम लोग ट्रांसजेनिक पिग्स भी क्रिएट कर रहे हैं और खास तौर से ऐसे जिनमें फाइटेज एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता हो पिग्स की, हमने ऐसे जीन्स उसमें इंसर्ट करा दिए हैं। तो फाइटेज जीन थी ई कोलाई की, हमने ये पिग की सेल्स के अंदर इंजेक्ट कर दी और फिर उनसे जब पिग पैदा किए तो उन पिग में सब सारी सेल्स के अंदर ये फाइटेज एंजाइम बनता है। बट जीन को हमने इस तरीके से सेट किया है कि केवल सलाइवा प्रोड्यूस करने वाली सेल्स में प्रोड्यूस हुए, सलाइवा में फाइटेज आ जाए। फाइटेज जो फाइटेट नाम का एक सब्सटेंस आमतौर पे सीड्स वगैरह के अंदर पाया जाता है, ये उसको डाइजेस्ट कर सकता है और ये एंटी न्यूट्रिएंट होता है, मतलब कुछ न्यूट्रिशंस को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने में दिक्कत करता है, तो इसलिए बढ़िया है। इसके अलावा हम लोग पिग्स को ऐसे मॉडिफाई कर रहे हैं ह्यूमन जीन्स को डाल करके कि ऑर्गन रिजेक्शंस को हम डिक्रीज कर सकें। देन क्वेश्चन नंबर 26 है सीडोजीन किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी जीन जो दिखने में टिपिकल जीन है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मतलब वो कुछ उसमें ऐसी खराबियां हैं जिनकी वजह से कभी उससे प्रोटीन नहीं बनने वाला। तो आ जीन विद द सेम सीक्वेंस एट अनदर जीन इन द सेम ऑर्गेनिज्म, बात गलत है। कोडिंग रीजन दैट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू अ फंक्शनल प्रोटीन, ये काफी हद तक ठीक है। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को तो आप बोलते हो ट्रांसपोसोन्स। एंड अनडिफाइंड जीन, अनडिफाइंड तो फिर आप बात ही कर रहे हो उसकी। तो एक कोई भी ऐसी जीन जो किसी कोडिंग जीन के जैसी है लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आमतौर पे सीडोजीन्स जब बनती हैं जब कभी जीनोम में डुप्लीकेशंस होते हैं, और हमारे जीनोम में बहुत कॉमनली पाई जाती हैं इस तरह की जीन। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक जीन था जिससे एक प्रोसेस होने के बाद आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन इसका डुप्लीकेशन हो गया। डुप्लीकेशन होने के बाद में एक कॉपी तो ठीक ठाक है फंक्शनल जीन, दूसरी कॉपी में कुछ म्यूटेशन हो गया और अब ये जीन एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो ये है सीडोजीन। कॉमनली जो डिफेक्ट देखने को मिलते हैं सीडोजीन्स में, या तो प्रोमोटर खराब है, उनका प्रोमोटर है नहीं, या फिर स्टार्ट कोडोन नहीं है, या फिर फ्रेमशिप म्यूटेशन हो रखे हैं, या फिर प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन्स हैं, या फिर इंट्रॉन्स गायब हैं, या फिर जीन डिलीट है। इनमें से किसी भी कारण से कोई नॉर्मल जीन सीडोजीन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑपरॉन क्या है? रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जो टर्न करे जीन्स ऑन एंड ऑफ को। क्लस्टर ऑफ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस कंट्रोलिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन। Cluster of genes that are coordinately regulated, promoters and operators and a group of linked structure gene. तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, ये दो जहां पर ये बात आ रही है ये तो आप आउट कर सकते हो। क्लस्टर ऑफ जीन्स दैट आर कोऑर्डिनेटली रेगुलेटेड, इसका मतलब होता है कि एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है पॉजिटिव या नेगेटिव वे में। लेकिन जब हम ऑपरॉन की बात करते हैं तो ऑपरॉन कॉन्सेप्ट ये कहती है अंडर सेम प्रमोटर सेम ऑपरेटर अगर दो से अधिक जीन हैं तो उसे हम ऑपरॉन कहेंगे। मतलब जब ये तीनों जीन्स एक साथ ऑन या ऑफ होती हो, कोऑर्डिनेट नहीं, एक साथ ऑन या ऑफ,
ये कह लीजिए कि जब मोर देन वन जीन अंडर द सेम कंट्रोल रीजन, रेगुलेटरी पार्ट ऑपरोन के अंदर नहीं आता। ऑपरोन को कंट्रोल करने के लिए अलग रेगुलेटरी जीन्स होती हैं, बट वो अलग जीन्स हैं। ऑपरोन के अंदर आएंगे केवल प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन। तो इसलिए इस बात को देख करके जो आपका लास्ट ऑप्शन था वो है इसका बेस्ट आंसर, promoter and operator and a group of linked structural gene. Then question number 28, pyrosequences. पायरोसिक्वेंसेस कौन से मेथड का इस्तेमाल करता है? पायरोसिक्वेंसेस में हम लोग इमल्शन एंड वाटर मिलाकर, ऑयल एंड वाटर मिला के इमल्शन बना लेते हैं, और हर एक ड्रॉप के अंदर कुछ प्राइमर्स अवेलेबल है जहाँ पे हम लोग जीन्स को एम्पलीफाई कर रहे होते हैं। तो असल में यहाँ पे इमल्शन पीसीआर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 29, नेक्रोट्रोपिक प्लांट पैथोजेंस। नेक्रोट्रोपिक प्लांट, असल में देखो जब भी हम लोग स्ट्रेटजीज की बात करेंगे कि प्लांट के पैथोजेंस कैसे स्ट्रेटजी शो करते हैं, इनमें से एक है बायोट्रोपिक, एक है हेमीट्रोपिक और एक है नेक्रोट्रोपिक। तो इन तीनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। बायोट्रोपिक में पैथोजन प्रोपोगेट करेगा लिविंग टिश्यू के अंदर और ये जनरली सेल्स को या टिश्यू को नहीं मारता, प्लांट के अंदर जाके ग्रो करता है। नेक्रोट्रोपिक में पैथोजन एक्टिवली इंड्यूस नेक्रोसिस, वो सेल्स को मारना शुरू कर देगा। तो जहां जहां इन्फेक्टेड टिश्यू होगा वहां आप पाओगे कि सेल्स मरती जा रही हैं। हेमीबायोट्रोफिक में ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट है लिविंग टिश्यू फॉर सम टाइम और उसके बाद वो डेड टिश्यू के अंदर भी रहता है। तो नेक्रोट्रोपिक में आप देखोगे कि जनरली नेक्रोसिस देखने को मिलेगी आपको। और क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन इसी को लेके था आपका कि नेक्रोट्रोपिक प्लांट पैथोजन क्या करते हैं। ये पैथोजेंस हैं विच किल सेल्स ऑफ द होस्ट सेल, ठीक है। मिनिमल सेलुलर डैमेज की बात नहीं है, सेल्स को अलाइव नहीं रखते, माइल्ड यूज और रस्ट वाली बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका बेस्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी मात्रा में जो ट्रांसजेनिक क्रॉप उगाई जा रही हैं किस फीचर के लिए? हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए, वायरस डिजीज या ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए? देखिए पहली बात, अगर मैं यूएस के डाटा की बात करूं तो कॉटन, शुगर बीट, सोयाबीन, कॉर्न और कैनोला, ये है जो सबसे बड़ी मात्रा में जिनकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। मतलब पूरी कॉटन जितनी भी उगती है उसमें से 96% कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। लेकिन यहां पर ये तो डिफाइन नहीं है ना कि कौन सा क्या। तो आई आर का मतलब है इंसेक्ट रेजिस्टेंस, HT का मतलब है हर्बिसाइड टॉलरेंट। तो देखिए हर्बिसाइड टॉलरेंट इन सब में अवेलेबल है। तो अगर मैं कहूं कि भाई कौन सी फीचर सबसे ज्यादा अवेलेबल है तो वो है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की। केवल यूएस की बात कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड के डाटा की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में भी सबसे बड़ी मात्रा में हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वाले ही क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि सोयाबीन की, मेज, कॉर्न, कॉटन और कैनोला ऑयल सीड। ये ग्लोबल डाटा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सीरीज में मिसिंग नंबर पता लगाना है। तो मिसिंग नंबर में अगर आप जैसे 40 और 120 के बीच में क्या रिलेशन है, आपको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया जाए तो 4 3 12, 120। फिर 120 और 60 में क्या रिलेशन है, तो आप कहो कि डिवाइड कर दिया जाए 2 से, तो ये 120 का आधा 60। अब इसी रिलेशन को आगे मेंटेन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 तो 60 3 जा 180, ठीक बैठी बात, डिवाइडेड बाय 2, 180 को डिवाइड कर दो 2 से तो 90 बचता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो लेवल है वो है कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 3 जा 27, तो ये 270 होना चाहिए। और चेक कर लो, अगर डिवाइड बाय 2 करने पर 135 आ जाए तो 270 को डिवाइड करोगे आप तो आपको 135 मिल जाएगा। यानी कि आपका करेक्ट आंसर जो मिसिंग नंबर है वो है 270। सीरीज में रिलेशंस देखने की हमेशा कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 27 है,
कि अगर रेक्टेंगल को सर्किल कहा जाए और सर्किल को पॉइंट कहा जाए और पॉइंट को एक ट्रायंगल कहा जाए और एक ट्रायंगल को स्क्वायर कहा जाए, तो व्हील की शेप वुड बी, अब व्हील की शेप तो गोल होती है और गोल तो पॉइंट था, तो फिर उसे पॉइंट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ आर स्टैंडिंग इन अ सर्किल फेसिंग द सेंटर ऑफ सर्किल। ये एक सर्किल में बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे दिए और ये सब अंदर तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अब हम लोग कहते हैं कि बी एफ और सी के बीच में है, तो मैंने बी को एफ और सी के बीच में लिख दिया। ए बिटवीन ई एंड डी, तो मैंने बाकी बची जगह पर ए को बीच में रखा और ई और डी को साइड में कर दिया। अब मैंने कहा कि एफ जो है वो डी के लेफ्ट पर है, एफ डी के लेफ्ट पर है। अगर एफ डी के लेफ्ट पर है और मुझे, मतलब एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि भाई इसमें भी तुम देखो, तो अगर मैं कहूं कि डी के इस साइड में हम लोग जा रहे हैं अंदर तरफ फेस करके, तो ये लेफ्ट साइड कहलाएगी। लेकिन बीच में यहां दो और दिखाई दे रहे हैं, हमें यह नहीं कहा गया कि वो एफ के इमीडिएट क्लोज है या फिर एफ के दूर पर है। तो मैंने इस डाटा को अरेंज किया और मैंने एफ को डी के लेफ्ट पे रखा, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट पर मैंने एफ दे दिया। और यही डाटा कि एफ के बाद में बी था, बी के बाद में सी था, डी के बाद में ए था और ए के बाद में ई था, इसको अरेंज कर दिया। तो अब पूछ रहे हैं ए और एफ के बीच में क्या है, तो अब इसे देखना आसान है कि ए और एफ के बीच में डी है, ए और एफ के बीच में डी। देन क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 30 kd है, इसके लिए मैसेंजर आरएनए की लंबाई क्या होगी। तो पहले आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन से नंबर ऑफ अमीनो एसिड निकालो। 30 kDa को आप कह सकते हो 30,000 डाल्टन, क्योंकि 1 किलो डाल्टन में 1000 डाल्टन होते हैं। एक अमीनो एसिड का वजन 110 डाल्टन है। अब अगर आप 30,000 को डिवाइड करें 110 से, तो नंबर आ गया आपके पास 272.7। ये आपके नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, लगभग आप इसे राउंड ऑफ करके 273 भी कर सकते हो। अब एक अमीनो एसिड एक कोडोन से बनता है और एक कोडोन में होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड, तो इसलिए कितने बेस पेयर लंबा आरएनए होगा, इसलिए हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो नियरली 818 के आसपास बेसिस का आरएनए चाहिए हमें। लेकिन यहाँ ऑप्शन है 800। देखिए ये 818 ये कम से कम है, इससे नीचे अगर 817 भी होगा ना तब भी हम एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि अमीनो एसिड हमने जितने बन रहे हैं एग्जैक्टली हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा चाहिए इससे, तो इससे नेक्स्ट बड़ा नंबर 900 हम उसे पिक करेंगे हमेशा। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 38, अब ये तीसरा क्वेश्चन है इस तरह का जिसमें कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। याद है ना, सेक्शन ए में ये इंपॉर्टेंट था कि भाई 60 के 60 क्वेश्चन करने हैं, देयर इज नो चॉइस, और नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ी है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के निकालना जो आप आसानी से कर सको, जिसमें नंबर ना कटे, वो एक एडवांटेज है। आइडेंटिफाई द पेयर द बेस्ट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप सिमिलरिटी टू दैट एक्सप्रेस इन। मेंटर और गाइडेंस के बीच में क्या रिलेशन है। मेंटर उस बंदे को बोलते हैं जो गाइड करता है, तो मतलब एक तरफ तो एक कोई ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कह दो, और दूसरा उसकी फीचर, तो मेंटर की फीचर है गाइडेंस। अब फिलैंथ्रोपिस्ट ये आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, फिलोसफर डोनेशन, फिजिशियन ट्रीटमेंट, फिजिसिस्ट सकोर। पैलेंथ्रोपिस्ट उन्हें बोलते हैं जो डोनेशन कोस्ट करते हैं, जो डोनेशन देते हैं। फिलोसफर वो होते हैं जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो ये पहले दो स्टेटमेंट तो वैसे ही मिसमैच है। फिजिशियन जो जनरल फिजिशियन हो रहा डॉक्टर, ये है जो ट्रीटमेंट करता है, तो इसलिए
आंसर है इसका फिजिशियन, जो ट्रीटमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। सम फ्यू अदर प्लांट्स कैन ग्रो बीनीथ द कैनोपी ऑफ अ ट्री। देखिए, जब हम पेड़ों की बात कर रहे थे, पेड़ों के ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पत्ते बहुत घने हैं उसे हम कैनोपी कहते हैं। हालांकि उस कैनोपी की भी मल्टीपल लेयर हो सकती हैं, अपर एंड लोअर लेयर। तो फ्यू अदर प्लांट्स कैन ग्रो बीनीथ द कैनोपी ऑफ द ट्री। पेड़ों की जहाँ कैनोपीज हैं उनके नीचे काफी कम पौधे ग्रो करते हैं। Whose leaves and pods produce a natural herbicide that leach into the surrounding soils। तो केवल कुछ एक ही पेड़ पौधे नीचे ग्रो पाते हैं और इन्हीं में से, बीज में से या सीड में से कुछ हर्बिसाइड नेचुरली वो ग्राउंड सॉइल में पहुंच जाता है। एंड डैश अदर प्लांट्स दैट माइट compete फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट। तब आपको ये याद रखना है कि हम क्या बात कर रहे हैं। हमें कुछ हर्बिसाइड की बात करनी है, हमें कंपटीशन हटाने की बात करनी है। तो फिर स्टेटमेंट होना चाहिए कि प्लांट कुछ ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जमीन में जो दूसरे प्लांट जो कंपटीशन कॉज करते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकें। इसलिए इसमें जो बेस्ट वर्ड रहेगा वो इनहिबिटिंग। डिस्टिंग्विशिंग करने से ही कंप्लीट नहीं होने वाला, नोरिशिंग करने से तो बात ही उल्टी हो जाएगी, रिफ्रेशिंग वाली बात उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कंपटीशन हटाना है हमें, दैट माइट कंपीट। तो इसलिए इनहिबिट वर्ड है जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ पे। अब a man goes to the house of Sita, who is a neighbor of Geeta, who has a daughter named Meera. Ashu is Aman's father and is married to Anjali, who is a sister of Geeta. How is Meera related to Anjali? तो इस डाटा को हम लोग अरेंज कर लेते हैं। एक आदमी सीता के घर पे जा रहा है, तो मान लीजिए ये घर है सीता का, जो कि नेबर है गीता की। तो जो पड़ोसी घर है वो है गीता का। गीता की डॉटर है मीरा, डॉटर। आशु, अब अलग कहानी शुरू हो गई। आशु अमन का फादर है, यानी कि आशु का बेटा है अमन। और अमन ने शादी की है अंजलि से, अंजलि है वाइफ, और अंजलि जो है गीता की सिस्टर है। तो फिर मीरा और अंजलि में क्या रिलेशन है? तो मीरा और अंजलि में रिलेशन है, मतलब वो मौसी है उसकी। अंजलि मौसी है मीरा की। तो फिर मीरा नीस हो गई अंजलि की, क्योंकि रिलेशन पूछा हुआ था ना कि मीरा रिलेटेड कैसे है अंजलि से। अगर उन्होंने पूछा होता कि अंजलि कैसे रिलेटेड है मीरा के साथ में, तो हम आंटी की बात करते हैं। जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे डाटा में कन्वर्ट करके समझना आसान होता है और एक ही बार समझ के आंसर को सॉल्व कर सकते हो। अगर इसे पढ़ पढ़ के दिमाग में घुमाते रहोगे तो तुम गलती करने के चांस ज़्यादा रहेंगे और जहाँ से भटके तुम्हें फिर वापस पढ़ना पड़ेगा। इसलिए दिमाग में मत किया करो, इसे कागज पर लेकर के आओ। TH1 response is characterized by secretion of which of the following combination of cytokines। देखिए, जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो नाइव CD4 पॉजिटिव टी सेल्स ये कई तरह की सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। इनमें से क्या TH1, TH2, TH17 और Treg। हो सकता है आपने जब इम्यूनोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने कहा था कि बी सेल होती है, टी सेल होती है। टी सेल दो तरह की होती हैं, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक। लेकिन आज की तारीख में इम्यूनोलॉजी में TH भी कई टाइप की है। TH1, TH2 तो बहुत कॉमन है एंटी इन्फ्लेमेटरी और प्रो इन्फ्लेमेटरी रोल निभाने के लिए। मतलब आपके शरीर में दर्द होगा या नहीं होगा इस पर डिपेंड करेगा कि TH1 रिस्पॉन्स है या TH2। तो जब TH1 एक्टिवेट होती है तो एक्टिवेट होने के बाद में वो IL-2, इंटरफ्रॉन गामा और TNF अल्फा ये सिग्नेचर साइटोकाइन रिलीज करती है। जब TH2 एक्टिवेट होती है तो फिर ये IL-4, IL-5, 6, 10 और 13 इनको रिलीज करती है। तो हर एक का अपना अपना एक सिग्नेचर है। लेकिन इस नाइव CD4 पॉजिटिव टी सेल को इनमें कन्वर्ट होने के लिए साइटोकाइन चाहिए। जैसे कि अगर इस सेल को IL-12 इंटरफ्रॉन गामा दिया जाए तो ये TH बन जाएगी। इसी सेल को अगर मैं IL-4 2 दूं, IL-4N2, तो ये TH2 बनेगी। TGF बीटा IL-6 दूं, TH17 बन जाएगी। TGF बीटा IL-12 दूं तो ये Treg बन जाएगी। असल में IL-12 और गामा जब सेल के सरफेस पर आकर के बाइंड करते हैं तो सेल के अंदर सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन पाथवे करके ये इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। STAT1, STAT4, TBAT
और इन्हीं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से वो जीन ऑन होती हैं जो ये वाले साइटोकाइन तैयार करती हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है बात, लेकिन जब इम्यूनोलॉजी में हम इस लेवल बढ़ना शुरू करते हैं तो फिर ये कॉमन पार्ट बन जाता है। तो जनरली टी सेल जब भी रिस्पॉन्ड करेगी, क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। एक तो TH1 रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए कौन सा साइटोकाइन चाहिए, और दूसरा TH1 रिस्पॉन्स एक्टिव होने के बाद कौन से साइटोकाइन छोड़ेगी। तो जब साइटोकाइन रिलीज करने की बात करते हैं तो आंसर है IL-2 गामा TNF टाइप 1 के लिए, TH1, IL-4, 5, 10 टाइप 2 के लिए। तो क्वेश्चन को हमेशा पहचानना चाहिए कि वो क्या मांग रहा है। TH1 response is characterized by the secretion of which of the following combination of cytokine। मतलब TH1 response आपको कब मिलता है, जब आपको कौन से साइटोकाइन दिखाई दें। तो ये पहले के लेवल की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्स होने के बाद नहीं। तो फिर आपको चाहिए इंटरफेरॉन गामा एंड IL-12। क्वेश्चन नंबर 43 है, अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन ग्लोबुलर प्रोटीन में डिटरमाइन कैसे करोगे आप। देखिए, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में जनरली हम लोग केवल सेल के स्ट्रक्चर देखते हैं। हालांकि जो नई टेक्निक्स आ रही हैं उन टेक्निक के द्वारा क्रायो वर्ड ऐड करके, इसमें क्रायो कहीं ऐड नहीं कर रखा, अगर हम क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात कर रहे होते तो वहां पे हम लोग आजकल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी देखना शुरू कर चुके हैं, जो लेटेस्ट टेक्निक है, पिछले 5 साल से चल रही है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर इन दोनों में जनरली हम लोग सेल के डिटेल्स देखते हैं, किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं देखते। लेकिन आज की तारीख में क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सपोर्ट कर रही है बाय द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर्स। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए नहीं जरूरी, मतलब ये सही टेक्निक नहीं है, और वो भी हम लोग अल्फा हेलिक्स की बात कर रहे हैं जो कि सेकेंड स्ट्रक्चर है। यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मुझे केवल ये मालूम पड़ेगा कि सॉल्यूशन में प्रोटीन है या नहीं, उसका स्ट्रक्चर नहीं। सर्कुलर डाइकोरिज्म ये वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम CD कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हम प्रोटीन में कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं ये पता लगा सकते हैं। क्योंकि एज पर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर सिग्नल अलग अलग तरह के मिलते हैं। जैसे कि ग्रीन वाला सिग्नल जो है ये तब दिखाई देगा आपको जब प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स है, ब्लू वाला सिग्नल तब मिलेगा आपको जब वहाँ बीटा शीट्स है, और ये वाला सिग्नल तब मिलेगा जब वहाँ पर रैंडम कोयल अवेलेबल है। CD सर्कुलर डाइकोरिज्म प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने के लिए। एक बेस सीक्वेंस है DNA AGCTTACG। रेप्लिकेशन में अ ट्रांजिशन म्यूटेशन अकर इन कॉम्प्लीमेंट्री। ट्रांजिशन म्यूटेशन का मतलब होता है कि A की जगह पर G आ जाए या वाइसा वर्सा, T की जगह पर C आ जाए या वाइसा वर्सा। अगर कभी प्यूरिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाए, पायरामिडिन पायरामिडिन से जो है, तो इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। अगर A की जगह पर T आ जाए या C आ जाए, सिमिलरली G की जगह पर T या C आ जाए, या फिर T या C की जगह पर A या G आ जाए, मतलब जब प्यूरिन के बदले पर पायरामिडिन आ जाए तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। तो आपको पता लगाना है कि अगर आपके पास A G C T T A C G ये एक स्ट्रैंड है, तो इसके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हुए म्यूटेशन हो गया और ये म्यूटेशन ट्रांजिशन है। तो आप इनमें से कौन सी सीक्वेंस हो सकती है, तो पहले तो सीक्वेंस जनरेट कर लो ना, T C G A T G C। तो ये है जो सीक्वेंस मिलनी चाहिए आपकी। अब पहली वाली सीक्वेंस देखो, TCG ठीक है, AAT ठीक है, CG। तो जहां G था इस जगह पर आपको C दिखाई दे रहा है। G है प्यूरिन और C है पैरामिडिन। दिस इज नॉट ट्रांजिशन, दिस इज ट्रांसवर्जन। तो नेक्स्ट वाले TCG AATG, और ये तो वैसे ही ओरिजिनली है। फिर दूसरे वाले में जहां T था उसकी जगह पर C आ गया है, ये है ट्रांजिशन, पैरामिडिन की जगह पर पैरामिडिन। लेकिन फिर C की जगह पर G आ गया है, ये ट्रांसवर्जन है। ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन,
ट्रांजिशन सेम है, तो ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन एंड ट्रांजिशन। तो इसमें ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन दोनों तरह के चेंजेस हैं। अब लास्ट को देखते हैं। लास्ट में टी की जगह पर यू है, फिर सी, फिर जी, फिर ए, फिर जी, फिर यू एंड फिर सी। तो यहां भी नोटिस करो ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन गलती क्या है यहाँ पे, यूरासिल है। यूरासिल आरएनए में मिलता है, डीएनए में नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म हुआ, ये ऑप्शन खत्म हुआ, ये ओरिजिनल सीक्वेंस थी, तो आपके पास ले दे करके यही बचा। हालांकि इस वाले केस के अंदर ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन दोनों तरह के म्यूटेशन दिखाई दे रहे हैं। Question number 45 है, which of the following antibiotic is used to demonstrate the new fresh protein synthesis in response to an inducer upon induction in microbial systems। जब किसी पेप्टाइड में कोई ऐसा मतलब एंटीबायोटिक है जो पेप्टाइड में जुड़ सकता हो, तो जब हमने इस एंटीबायोटिक को डाल रखा है और फिर हम कुछ प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करें, तो ये नए बने प्रोटीन में जुड़ाव मिलेगा हमें। और इस केस के लिए क्लोरामफेनिकोल सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक्स में से एक है। देखिए, पहली बात यह कि क्लोरामफेनिकोल जो है ये 50S राइबोसोम की सब यूनिट से बाइंड करता है, वहीं पर जहां पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। दूसरा, टेट्रासाइक्लिन बाइंड करता है 30S सब यूनिट से। 30S सब यूनिट्स में पेप्टाइड बनाने की एबिलिटी नहीं है, वहां अमीनो एसिड का कोई संबंध नहीं है इस जगह पर। तो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन और कार्बेनिसिलिन, ये दोनों के दोनों वैसे भी सेल वॉल के साथ इंटरेक्ट करने वाले एंटीबायोटिक्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका जो करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 56 दोबारा रिपीट है उस एग्जाम के अंदर, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वाला। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 47 भी रिपीट है, वही पुराना वाला ही। अब है ट्रांसपेरेंट बायोप्लास्टिक जो फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस करते हो, तो इसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट। आपको एक तो बायोप्लास्टिक कौन कौन से बनते हैं ये पता होना चाहिए, और साथ में बायो रेमेडिएशन में कौन कौन से माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कानोएट्स, ये लीनियर पॉलीएस्टर्स प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स एंड लिपिड्स, इनसे बनाए जाते हैं बायोप्लास्टिक के रूप में। इसके अलावा बायोडीजल भी बनाते हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने प्लांट सेल से सेलुलोज वगैरह बाहर निकाल लेंगे, फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म से हम एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि फंजाई है, टर्माइट्स वगैरह है। फिर उन एंजाइम से हम सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं और फिर इसे डाइजेस्ट करके बाद में कैटालिसिस करके इसे शुगर में कन्वर्ट करेंगे और फर्मेंटेशन करके इसे एथनॉल बना सकते हैं। तो बायोडीजल, बायो इथेनॉल, इनके लिए ऑर्गेनिज्म ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम कभी सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेटर की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि ये है, तो इसमें जब किसी चीज़ को हम लोग इधर से घुमा एंटर कराएंगे लिक्विड मीडियम को, तो ये रोटेट करता है और ये चीज़ों को सेपरेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी या फिर उनकी साइज के बेस पर। इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। इस सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि सेपरेशन एफिशिएंसी किस बात पर डिपेंड करेगी। रोटर का रेडियस कितना बड़ा है। देखिए, रोटर का रेडियस जितना बड़ा होता है उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा पैदा होती है, और रोटेशन का स्पीड कितना बड़ा है। तो सिमिलरली जो स्पीड है रोटेशन की, वो भी जैसे आपने देख रखा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में कम स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होती है, तो एक्चुअली में ये रोटर का रेडियस भी और उसकी स्पीड भी, ये दोनों की दोनों बातें होती हैं जो सेपरेशन एफिशिएंसी पे असर डालती हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस को। देखिए, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, और इस डी ने जाकर किसी को इनिशिएट कर दिया। मतलब जो भी रेगुलेट कर रहा है वो पाथवे का मेंबर होना चाहिए। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस पाथवे में ग्लूकोज से पायरुवेट बनने वाली कहानी है, ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट
ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में नहीं बनता। ये जो लाइन लिख रखी है लाइन करेक्ट है, लेकिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इस पाथवे का सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट नहीं है। इसलिए सही होने के बावजूद भी ये पॉजिटिव फीडबैक एग्जाम्पल नहीं है। साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैकोप्रोन। लैकोप्रोन में भी साइक्लिक एएमपी सबस्ट्रेट या इंटरमीडिएट नहीं है, वो एक अलग कहानी है कि साइक्लिक एएमपी बाइंड करता है कैप के साथ, कैप बाइंड करता है लैकोप्रोन के साथ और फिर लैकोप्रोन ऑन हो जाता है। लेकिन साइक्लिक एएमपी ना तो इस पाथवे में लैकोप्रोन से प्रोड्यूस होता और ना इसमें यूटिलाइज होने वाला। तो स्टेटमेंट ठीक होने के बावजूद भी ये भी गलत है। जब ट्रिप्टोफैन इनिबिट करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन, ये स्टेटमेंट ठीक है कि ट्रिप्टोफैन आकर के अपने ही ओप्रोन को बंद कर सकता है, इसे बोल सकते हो आप, ये फीडबैक है। लेकिन ये फीडबैक पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है क्योंकि इनिबिट किया जा रहा है। व्हेन एन एसाइल एचएसएल प्रोमोटर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लक्सोप्रोन, ये इसका एग्जाम्पल भी है करेक्ट। और लक्सोप्रोन में क्या होता है, ये आमतौर पे बायोलेमिनेसेंस कोरन सेंसिंग के अंदर आती है बात, बैक्टीरिया में। तो वहाँ पे लक्सोप्रोन में एक लक्स आर नाम का एक मॉलिक्यूल है। ये लक्स आर रेगुलेटरी प्रोटीन है जो लक्सोप्रोन को ऑन कराता है। और कराने पर इससे लुसिफरेज एंजाइम बनेगा जो कि लाइट प्रोड्यूस करेगा एफएमएन का इस्तेमाल करके, ऑक्सीजन और किसी अल्कोहल का, और साथ में ये लक्स आई प्रोड्यूस करता है। ये ऑटो इंड्यूसर है और यही है आपका जो एसाइल होमोसिरीन लैक्टोन बनाएगा। ये मॉलिक्यूल वापस जाकर के लक्स आर को और बनवाता है। तो इस तरीके से इसी पाथवे का निकला हुआ मॉलिक्यूल इसी पाथवे को और एनहांस कर रहा है। इसलिए हमने कहा कि ये है इस पाथवे का पॉजिटिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी व्हाइल हार्वेस्टिंग द फोटोन इज रेफर्ड टू एज। जब आप एटीपी बना रहे हो एडीपी से फोटोन का इस्तेमाल करके, तो आप बोल रहे हो फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये नो डाउट हम लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे होते हैं, जहां पर सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन प्रोटॉन पंप करता है और इन प्रोटॉन पंप का इस्तेमाल करके F1 पार्टिकल एटीपी जनरेट कर रहा होता है एडीपी से। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये काम होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में बजाय सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके हम लोग NADH FADH2 का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पाथवेज। तो इसलिए इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो एटीपी बनाना है, ये टर्म तो है वहीं पर, लेकिन यहाँ पहली टर्म होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सिमिलरली ग्लाइकोलाइसिस में जब फॉस्फोराइल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा होता है, तब भी एडीपी इज कन्वर्टेड टू एटीपी, और इस वाली पाथवे को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। खैर, इस क्वेश्चन के लिए आंसर है 1। फोटो रेस्पिरेशन में तो एटीपी कंज्यूम होते हैं, फॉस्फोराइलेशन में जैसे प्रोटीन के ऊपर आपने फॉस्फेट ऐड कर दिया, ऐसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। एटीपी बनाने वाली कहानी होती है। रेस्पिरेशन जो पूरी प्रोसेस है ग्लूकोज के कैटाबोलिज्म की, उसको बोलते हैं कंबाइन। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 53, BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स, ये कैंसर बायोलॉजी में बड़े इंपॉर्टेंट है। अपोप्टोसिस, इसमें 3 डोमेन पाए जाते हैं प्रोटीन, BH1 BH2 BH3 BH4, जिनमें से BH3 प्रोटीन सभी के अंदर मिलेगा। BCL2 फैमिली के मेंबर्स जब कभी आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो ये डायमर बनाते हैं, और इस डायमर को बनाने में BH3 डोमेन का रोल निभाया जाता है। तो ये हेट्रोडायमर बनाने के लिए BH3 डोमेन है जो रोल निभाता है। और दूसरा, BCL2 फैमिली के अंदर BCL2, XLW, MCM1, A1, BO, DIVA, SED9, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ये वो हैं जो सेल को मरने से बचाते हैं, एंटी अपोप्टोटिक। बैक्स, बैक, बॉक, मिड, BCL एक्सेस, ये सब वो प्रोटीन्स हैं जो सेल को मारते हैं, मतलब प्रो अपोप्टोटिक। और बैड, बिड, बेम, बेफ, ये भी इसी फैमिली के मेंबर है। ये वो हैं जो रेगुलेटर्स हैं, जो अपोप्टोसिस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स, उनमें ये डोमेन्स का मिलना कॉमन फीचर है, जिसमें से BH3 डोमेन सब में कॉमनली पाया जाता है। जो प्रोटेक्टर्स हैं, इनमें 4, 3, 1, 2 सभी डोमेन्स मिलते हैं। किलर्स के अंदर 3, 1, 2 मिलता है, और रेगुलेटर्स में केवल 3।
एपोप्टोसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाथवे ये। व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ प्रोटीन हैविंग पीएच लेस देन पीआई वैल्यू? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम पीआई वैल्यू बोलते हैं। अगर एनवायरनमेंट की पीएच पीआई वैल्यू से कम है तो मॉलिक्यूल कैटायन के रूप में पाए जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर पीएच एनवायरनमेंट से ज़्यादा है, मतलब पीआई से ज़्यादा है, तो एनायन के रूप में, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज के रूप में पाए जाते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के आसपास देखो, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच था 6, 4, 8, यानी कि लगभग 2 पीएच के आसपास की रेंज में अमीनो एसिड ड्यूटेरायन के रूप में मिलते हैं। देयर इज नो ओवरऑल चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो उन्होंने पूछा हुआ था कि प्रोटीन का पीएच लेस है देन पीआई वैल्यू, तो अगर पीआई वैल्यू से लेस है तो ये मिलेगा आपको पॉजिटिव। हालांकि बेटर ये होता है कि वो डिफाइन करता है कि कितना लेस, क्योंकि हमने देखा कि पीआई से थोड़ा सा लेस में फर्क नहीं पड़ता। अमोनियम सल्फेट इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्ट फॉर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। क्यों? असल में 2 तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं कॉस्मोट्रोपिक और एक को बोलते हैं कायोट्रोपिक। कायोट्रोपिक वो होते हैं जो किसी चीज से पानी को हटा दें, और कॉस्मोट्रोपिक वो होते हैं जो पानी में और घोल दें। तो पहली बात, अमोनियम सल्फेट प्रोटीन को पानी से अलग करने के लिए, प्रेसिपिटेट करने के लिए, और इसके लिए जरूरी है कि वो प्रोटीन से पानी को हटा सके। तो पहली बात, ये कायोट्रोपिक होता है। अब एक आती है हॉफमिस्टर सीरीज, तो इसको भी देख लेते हैं। इसी सीरीज को हम लोग हॉफमिस्टर सीरीज भी कहते हैं। तो इसमें कौन कितना ज्यादा इंक्रीज करेगा हाइड्रेशन, इसका एरो दिखा रखा है। सबसे कम हाइड्रेशन ये, सबसे ज्यादा सबसे कम ये, और सबसे ज्यादा ये है ऑर्डर ऑफ बॉस सीरीज विद रिस्पेक्ट टू सेवरल फिनोमेना। तो आपके जो ये अमोनियम सॉल्ट्स हैं वो यहां पर आते हैं इस जगह। इन मॉलिक्यूल्स को जो पानी से कम इंटरेक्ट करते हैं, पानी हटाते हैं मॉलिक्यूल की चारों तरफ से प्रेसिपिटेट कराने के लिए, उन्हें बोलते हैं कायोट्रॉप्स, और जो पानी से घुलवाते हैं चीज़ों को उन्हें बोलते हैं कॉस्मोट्रॉप्स। तो जो आपका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में ये सीरीज के लेफ्ट हैंड साइड पर है पहली बात, और ये कायोट्रोपिक भी है। तो फिर ये कायोट्रोपिक एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हॉफमिस्टर सीरीज। याद रखिएगा, कायोट्रोपिक लेफ्ट हैंड साइड पर ही होते हैं सारे, कॉस्मोट्रोपिक जो हैं वो हैं जो आपके राइट हैंड साइड पर है। क्वेश्चन 56, आपके पास 2 प्रोटीन है, चलो जी, एक का नाम है एस, एक का नाम है एम। इनका मोलिकुलर वेट सेम, अगर इसका 100 तो इसका भी 100। इनके पास चार्ज सेम, सपोज ये है 5 पॉजिटिव तो ये भी 5 पॉजिटिव, एंड आर स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर। लेकिन कुछ एक डोमेन्स का फर्क है, तो फिर इन्हें अलग कैसे करोगे? अगर सपोज करो इसका डोमेन एक ऐसा है, इसका डोमेन एक ऐसा है, तो डोमेन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको किसी सेलेक्टिव दूसरे प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी जो इन डोमेन्स को अलग अलग पहचान सके। तो फिर आप अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है जिसका इस्तेमाल करके आप प्रिसाइजली 2 प्रोटीन्स को अलग अलग कर सकते हो, एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन 57 है, व्हाट प्रोवाइड द फॉर्मेशन नेसेसरी टू स्पेसिफाई द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की 3 डायमेंशनल शेप के लिए अल्टीमेट कौन जिम्मेदार है? अल्टीमेट जिम्मेदार है प्रोटीन की अमीनो एसिड की सीक्वेंस। यही सीक्वेंस है जिसके बेस पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। अगर आप अमीनो एसिड की सीक्वेंस बदल दो तो प्रोटीन बदल जाता है, आपको पता है। 58 है, दोज पोर्शन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट क्रॉस द लिपिड बाइलेयर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ विच सेकेंडरी स्ट्रक्चर? मेम्ब्रेन को पार करने वाले प्रोटीन्स में जनरली अल्फा हेलिक्स विद हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, चाहे वो सिंगल पास हो चाहे वो मल्टीपल पास हो। लेकिन हम ऐसे भी प्रोटीन जानते हैं जैसे कि पोरिन है जिसमें बीटा स्ट्रैंड्स भी होते हैं। तो जर्नली की पूछी थी बात उन्होंने कि यूजुअली क्या होता है, तो यूजुअली हेलिक्स विद मोस्टली नॉन पोलर साइड चेन्स जो कॉमनली पाए जाते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्वीट्स टू प्रोटीन फैमिली? प्रोटीन फैमिली किसे कहते हैं भाई? पहली बात, प्रोटीन फैमिली के अंदर एक जैसे प्रोटीन आते हैं
और ये इवोल्यूशन की वजह से, जैसे सपोज करो कि कोई जीन डुप्लीकेट हो गई, बाद में म्यूटेशन होकर बदल गई, प्रोटीन बन भी रहे हैं बट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, तो उनमें सीक्वेंस की सिमिलरिटी भी होती है। प्रोटीन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम टैक्सोनॉमिक फैमिली ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले सारे प्रोटीन्स को हम लोग एक फैमिली नहीं बोलने के। ग्रुप ऑफ प्रोटीन विद द सेम फंक्शन वाले प्रोटीन भी फैमिली में नहीं आते। इवोल्यूशन रिलेटेड प्रोटीन जिनमें सिमिलर अमीनो एसिड सीक्वेंसेस है और 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन, इनको हम लोग कहते हैं कि ये है एक फैमिली। मतलब मल्टीपल अलग अलग स्पेशीज में होना चाहिए, जो स्पेशीज आपस में इवोल्यूशन रिलेटेड भी हैं। प्रोटीन में सिमिलरिटीज होनी चाहिए, फंक्शन चाहे सेम हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल आईजी सुपर फैमिली, इसमें इवोल्यूशनरी एंसेस्टर में कॉमन पाया जाता है, जीन डुप्लीकेशन डाइवर्जेंस की वजह से ये बने होंगे। इसमें आईजी अल्फा बीटा हेटेरोडाइमर है, एंटीबॉडीज की बात करते हैं, टीसीआर एमएससी के मॉलिक्यूल्स। अब आप कहोगे सारे तो इम्यूनोलॉजी में काम आते हैं, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे जो सेल सेल इंटरेक्शन में इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रिन्स टाइप के प्रोटीन्स, वो भी ऐसी फैमिलीज में इन्वॉल्व आते हैं। आईजी लाइक। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन के लिए स्पेसिफिसिटी शो करता है। तो भाई जो वेरिएबल पार्ट है एंटीबॉडीज के अंदर, लाइट और हैवी दोनों मिलाकर के, इसमें होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये असल में हर पेप्टाइड के 3 रीजन्स हैं जिन्हें हम लोग CDR 1 2 3 कहते हैं। वो यहाँ भी हैं 1 2 3, यहाँ भी हैं 1 2 3, यहाँ भी हैं 1 2 3। इनको हम लोग हाइपर वेरिएबल रीजन भी कहते हैं। तो वेरिएबल डोमेन्स ऑफ पेप्टाइड्स में ये पाए जाते हैं लाइट चेन, हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी CDR 1 2 3, जो असल में एंटीजन से बाइंड करने के लिए, स्पेसिफिसिटी के लिए जरूरी है। तो अमीनो एसिड लूप इन द वेरिएबल डोमेन, यस। अमीनो एसिड लूप इन द कांस्टेंट रीजन, नहीं जी। वाई शेप स्ट्रक्चर नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग के लिए काम करता है, स्पेसिफिसिटी के लिए नहीं। तो केवल ये है, ये जो लूप्स हैं, इन लूप्स को हम लोग बोलते हैं CDR 1 2 3। ऐसे डायग्राम में नहीं दिखाया था जनरली वो। तो एंटीबॉडी का ये डायग्राम दिखा रखा है हम लोगों ने, और ये वेरिएबल पार्ट्स हैं जिनके अंदर ये कांस्टेंट रीजन CDRs पाए जाते हैं, कंप्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन 1 2 3, जो कि हाइपर वेरिएबल भी कहलाते हैं। एंटीजन से बाइंड करने की एबिलिटी उन्हीं में होती है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आप यहाँ देख सकते हो कि बाइंडिंग क्लाफ्ट ये वाली है, एंटीजन से बाइंड करने वाली जगह। और आप जानते हो कि पेप्टाइड्स के अंदर इंट्रा चैन और इंटर चैन दोनों तरह के डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। 2 तरह की लाइट चैन पाई जाती है एंटीबॉडी में, कप्पा या लैम्डा। 5 तरह की हैवी चैन मिल सकती हैं, म्यू, गामा, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जिसके बेस पर क्लास रखी गई हैं। लेकिन एक एंटीबॉडी में कोई सी भी एक तरह की हैवी मिलेगी, कोई सी भी एक तरह की लाइट। अगर ये वाली चैन अल्फा है तो इसको भी अल्फा ही होना पड़ेगा, अगर ये लैम्डा है तो इसको भी लैम्डा होना पड़ेगा। एंटीबॉडी के मामले में ये भी याद रखना कि क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स में जब पपायन का डाइजेशन करते हैं तो, एक मिनट, पपायन का डाइजेशन करने पर आपको 2 FAB पार्ट और एक FC पार्ट मिलता है। एंटीजन बाइंड करने की एबिलिटी FAB में थी, FC में नहीं। तो पपायन जो है वो यहाँ हिंज रीजन में कट मारता है। सिमिलरली अगर पैप्सिन का डाइजेशन कराऊं तो FC पार्ट अलग हट जाएगा क्योंकि कट यहाँ लगेगा इस जगह, लेकिन FAB पार्ट दोनों जुड़े हुए रहेंगे। इससे FAB'2 बोलते हैं। मरकप्टोएथेनॉल डाल दूं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा और सारी चैन अलग हो जाएंगी, दोनों हैवी अलग, दोनों लाइट अलग। तो इसके अलावा एंटीबॉडीज़ के जो 5 क्लास होती हैं, IgG, M, A, D, E, इनमें कुछ फीचर्स याद रखना। सबसे बड़ी मात्रा में IgG पाए जाते हैं। सबसे पहला बनने वाला एंटीबॉडी आपका IgM है, सबसे पहला बनने वाला एंटीबॉडी। सीक्रेटरी एंटीबॉडी के रूप में आप A को जानते हो। प्लेसेंटा पार करने की एबिलिटी, मतलब फीटस को मां से मिलने की एबिलिटी, IgG में है। कंप्लीमेंट को एक्टिवेट करने की एबिलिटी G और M दोनों में है। फैगोसाइटोसिस को बुलाना, मतलब माइक्रोब्स का फैगोसाइटोसिस में हेल्प करना, IgG, हालांकि M भी कर लेता है। मास्टर सेल का डीग्रेनुलेशन करने की एबिलिटी IgE में होती है, इसलिए IgE को एंटीबॉडी ऑफ एलर्जी भी कहते हैं। IgM में 5 एंटीबॉडी पाए जाते हैं
और IgA में 2 कॉमनली, जब वो सिक्रेटरी फॉर्म में होगा। सबसे ज़्यादा जो फंक्शन दिखाता है वो IgG दिखाता है, न्यूट्रलाइजेशन, अग्लूटिनेशन, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, ऑप्सोनाइजेशन और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोसिटी। IgM कम फंक्शन दिखाता है, न्यूट्रलाइजेशन और एग्लूटिनेशन केवल, या कंप्लीमेंट का एक्टिवेशन। और IgD बी सेल के रिसेप्टर मिलता है IgM के साथ। नाइव बी सेल, जिस बी सेल ने आज तक कभी कोई एंटीजन नहीं देखा, उसके सरफेस पर IgM या IgD दोनों मिल सकते हैं, और सबसे पहली बार एंटीजन यहीं से आके बाइंड करता है। और एलर्जी में आपका IgE इन्वॉल्व है। तो अभी फिलहाल हम लोग एक ब्रेक लेंगे, करीब 10-15 मिनट के आसपास का ब्रेक, 15 मिनट्स, और उसके बाद हम लोग सेक्शन बी करेंगे। कोई क्वेश्चन है अभी तक जो तुम पूछना चाहो? नो सर।